So hello and welcome friends. So today we will understand a wonderful poem by Sarojini Naidu, The Coromandel Fishers. Okay. So इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं. बहुत ही इजीली हम इस पोएम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं. Rise brothers rise, the wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. So यहाँ पर पोएटेस कह रही है, उन फिशरमैन को कह रही है कि उठो भाइयों उठो, राइज ब्रदर राइज, उठो भाइयों उठो, सुबह हो चुकी है. तो सुबह का जो जागा हुआ आकाश है वो सुबह के लाइट को प्रे कर रहा है, यानी कि सुबह का वक्त हो चुका है. तो उठो भाइयों उठो. विंड लाइज अस्लीप, जिस तरह से एक बच्चा रात भर रोता है और सुबह सुबह अपनी माँ के गोद में सो जाता है, ठीक वैसे ही जो विंड है, जो हवा है, वो रात भर चल रही थी और सुबह सुबह वो अभी थम गई है, अब वो बंद हो चुकी है. ठीक है. कम लेट अस गैदर आवर nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. अब पोएटेस क्या कह रही कि मछुआरे भाइयों, कि फिशर भाइयों, अब अपनी जो नेट से, जो तुम्हारी जालियां है मछली पकड़ने की, जो किनारे पे पड़ी हुई है, उसे इकट्ठा करो. शोर मतलब क्या होता है? किनारा, तट. और कैटामैरन्स मतलब पर्टिकुलर उन फिशवारों की बोट, जिस बोट पर सवारी करके फिशरमैन मछलियाँ पकड़ते, उस बोट को यहाँ पर कैटामैरन्स कहा गया है, उसको कैटामैरन्स कहते. तो अपने कैटामैरन्स को फ्री करो. ठीक है. सारे जाले वगैरह तैयार करो, मतलब तैयारी करो तुम अपने काम की. टू कैप्चर द लिपिंग वेल्थ. लिपिंग वेल्थ जो मछलियाँ हैं उनको लिपिंग वेल्थ यहाँ पर कहा गया है. लिपिंग का पर्टिकुलर मतलब होता है कि जो जंप करता है हाई एयर लो, या फिर क्विकली मूव करता है, एक ऐसा पर्टिकुलर जीव जो होता है वो मछली होती है. तो इसलिए लिपिंग वेल्थ यहाँ पर इसको वर्ड दिया गया है. तो जो टाइड में जो लिपिंग वेल्थ आती है उसको कैप्चर करने के लिए अपनी सारी चीज़ें तुम इकट्ठा करो. ठीक है. और फॉर वी आर द किंग ऑफ द सी, और यहाँ पर फिशरमैन को सागर का, समंदर का राजा कहा गया है, कि तुम सब इस समंदर के राजा हो, किंग ऑफ द सी. तो इस फर्स्ट स्टैंजा में हम इतना समझ में आता है कि पोएटेस कह रही है कि उठो भाइयों उठो, सुबह का समय हो चुका है, सुबह हो चुकी है, और आज ये सुबह बहुत अच्छी है और आज कुछ अच्छा होने वाला है. उठो, तुम अपने सारी जो सामग्री है, अपने सारे नेट है, या फिर अपने सारे जो कैटामैरन्स है, अपनी बोट है, उसको फ्री करो, सारा सामान अपना इकट्ठा करो, फिश पकड़ने का तैयार हो जाओ, मतलब तैयारी करो अपने काम पर जाने के लिए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इस फर्स्ट स्टैंजा में बताई गई है. अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा. नो लॉन्गर डिले, लेट अस हास्टन अवे इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल. अब पोएटेस कह रही है कि तुम ज़्यादा ऐसे टाइम पास मत करो, चलो जल्दी जल्दी करो, तुम ज़्यादा टाइम पास मत करो, यहाँ पर अपना समय बर्बाद मत करो. लेट अस हास्टन, हास्टन मतलब जल्दी करो, अवे इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल. सीगल्स मतलब एक सफ़ेद कलर का पक्षी होता है, एक पंछी होता है जो उसको समुद्री पक्षी भी कहा जाता है, समंदर का पक्षी, जो उसको पता होता है कि कहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ रहती है. तो ये जो सीगल है ये फिशरमैन का एक गाइड है, एक गाइड की तरह उनको काम करता है, मतलब उनको बताता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर फिश है. तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि तुम सीगल के ट्रैक पर चलो, वो तुम्हें बुला रहा है, सीगल तुम्हें बुला रहा है, चलो चलो जल्दी करो. ठीक है. द सी इज़ अवर मदर, द क्लाउड इज़ अवर ब्रदर, द वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल. तो जो ये समंदर है, ये सागर है, ये फिशरमैन की क्या है? माता है. और जो बादल है वो भाई है, और जो सी वेव्स है वो क्या है? साथी है उनके.
उनको साथ देते हैं काम करने के लिए, जो सी वेव्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद what though we toss at the fall of the sun where the hand of the sea God drives, and he who hold the storm by the hair will hide in his breast our leaves. What though we toss at the fall of the sun where the hand of the sea God drives. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि फिशरमैन सोच रहे हैं कि जब जो सन सेट हो जाएगा, मतलब सन ढल जाएगा, सूरज जब ढल जाएगा, शाम हो जाएगी, और जब हमारी जो नाव है तूफान आएगा और तूफान से हमारी नाव पलट जाएगी, तो उस समय हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारा। बस अब तो ये जो समंदर का भगवान है, ये सी गॉड है, यही हमें बचाएगा। अब इस पर ही भरोसा है, यही हमारा भगवान है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि फिशरमैन जो होते हैं वो निडर होकर काम करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, अगर शाम हो चुकी है, कुछ तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आएंगे, हमारी बोट पलट जाएगी, टॉस हो जाएगी, ठीक है, हम डूबने लगेंगे, लेकिन फिर भी हमें अपने सी गॉड के ऊपर भरोसा है कि ये जो सी गॉड है ये हमें बचा लेगा। तो इसीलिए सी गॉड ड्राइव्स यहाँ पर बताया गया है। सो सी गॉड मतलब क्या, ही हु होल्ड द स्टॉर्म। सी गॉड मतलब कौन, जो अपने जुल्फ़ों में, अपने बालों में स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान को बांध लेता है, पकड़ लेता है, और जो फिशवारों को, फिशरमैन को अपनी छाती में लपेट कर उनकी जान बचाता है, उनको बचा लेता है। तो ये होगा सी गॉड। तो इस सेकंड स्टैंजा में पूरा अगर हम देखें मीनिंग, तो ये बताया गया है कि पोएटिस में रही है कि चलो जल्दी जल्दी चलो, तुम ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, तुम काम पे लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा गाइड कौन है, सीगल्स, जो सीगल है वो तुम्हें बुला रहा है, उसके ट्रैक पे चलो, तुम लेट मत करो। और तुम्हारा जो ये समंदर है, ये एक तुम्हारी माता है, ये क्लाउड जो है ये तुम्हारे भाई है, और जो सी वेव्स है वो तुम्हारे साथी है, कॉमरेड्स है। तो मछुआरों के मन में जब क्वेश्चन आता है कि शाम हो जाएगी, सन ढल जाएगा, सूरज ढल जाएगा, और हमारा जब तूफान आएगा, कठिनाई आएगी, और हमारा इस कठिनाई में जब हमारा जो बोट है वो पलट जाएगा, कुछ हो जाएगा अनसुनी, तो हम क्या करें। तो हमारा सिर्फ एक ही भरोसा है, और वो हमारा सी भगवान ही हमें बचाएंगे, बस उनके ऊपर ही अपना भरोसा है। और सी गॉड मतलब कौन, जो हमें स्टॉर्म से बचाते हैं, या फिर जो हमें कठिन समय में अपने छाती में लपेट कर हमारा जीवन बचाते। उसके बाद थर्ड स्टैंजा, स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, and sweet are the sand at the full oh the moon with the sound of the voice below। अब फिशरमैन का जो घर होता है, जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब किनारे के पास, समंदर के किनारे के पास, तो वहाँ का नेचर किस तरह से होता है, किस तरह से वो स्वीट होता है, किस तरह से वो ब्यूटीफुल होता है। तो यहाँ पर पोएटिस ने अच्छी तरह से बताया है, स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड। कोकोनट ग्लेड, कोकोनट के पेड़ रहते हैं समुंदर के किनारे, आपने देखे होंगे। सो कोकोनट ग्लेड, ग्लेड क्या मतलब होता है कि जंगल, जैसे जंगल रहता है और जंगल में कुछ खाली जगह रहते हैं जहाँ पर पेड़ नहीं रहते, वो जगह। तो जैसे कि कोकोनट आजू बाजू में है और सेंटर में उनके घर है जहाँ पर खुली जगह है। तो जब उस कोकोनट के पेड़ की जो शेड होती है, जो छाँव होती है, तो वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छी है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव मतलब आम का बगीचा, आम की बाग, वहाँ से मैंगो के पेड़ से एक स्वीटनेस, एक अच्छा सुगंध आता है, वो बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है। एंड द स्वीट और द सैंड ऑफ द फुल मून, और जब रात हो जाती है और चांद जो है पूरा हो जाता है, और चांद का जो लाइट है उस समंदर के किनारे रेत पर पड़ता है, तो वो रेत चमक जाती है, और उस चमकदार रेत को देखकर मन बिल्कुल अच्छा हो जाता है। वो बिल्कुल मतलब नेचर इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्वीट, बहुत ही सुंदर, अच्छा होता है। बट स्वीटर ओ ब्रदर, बट इससे भी अच्छा जो नज़ारा है, इससे भी अच्छा जो प्रसंग है, वो है द कीस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम ग्ली। तो जब किनारे पर समंदर के जो पानी के जो वेव्स आते हैं, तो उस वेव्स से
जब फिशरमैन की बॉडी पर, चेहरे पर कुछ बूंदे गिरते हैं तो वो किस, मतलब जो टच उस बूंदों का, वो बहुत ही अच्छा होता है इन सब से। ठीक है, जो बताया गया है कि मैंगो ग्रो की सेंट या फिर कोकोनट ग्लेड की जो शेड है वो स्वीट है, लेकिन इससे अच्छा भी वो क्या है कि किस ऑफ द स्प्रे, जो समंदर के वेव्स के जो पानी के बूंदे होते हैं उनका जो स्प्रे जब शरीर पे पड़ता है फिशरमैन के या फिर चेहरे पे, तो वो जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ज वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी। अब रो ब्रदर्स रो, अब पोइट्स कह रही है कि तुम्हें उस तरफ जाना है, अपनी बोट को उस प्लेस तक लेके जाना है जहाँ पर जो सी है, जो समंदर है, और जो आकाश है, जो स्काई है, वो टच होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम समंदर के किनारे खड़े होकर देखते तो दूर दूर तक हमें ऐसा दिखाई देता है कि समंदर और आकाश टच होकर, मतलब एक दूसरे को टच होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उस प्लेस तक हमें अपने बोट को लेके जाना है और अपना काम पूरा करना है। वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी, तो यही है उसका मतलब। तो स्टैंजा 3 का पूरा मतलब इसमें नेचर की ब्यूटी दिखाई गई है कि जो फिशरमैन जहाँ पर रहते हैं समंदर के किनारे, उस पर्टिकुलर एरिया का मतलब अच्छाई वो कितना खूबसूरत होता है, ये हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से कोकोनट ग्लेड जो होता है जिसमें उनके घर होते हैं, तो कोकोनट का जो शेड है वो बहुत स्वीट होती है, उसकी छाव बहुत अच्छी होती है, मैंगो ग्रोव्स का सेंट बहुत अच्छा होता है। और जब रात होती है तो जब मून पूरा होता है, जो मून का लाइट है रेत पर जब गिरता है, समंदर किनारे में जो रेत होती है वहाँ पर, तो रेत वो चमक उठती है और वो जो ब्यूटीनेस है, जो सौंदर्य है, वो बहुत ही अच्छा होता है, अद्भुत होता है। और इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है जब समंदर के किनारे के जो लाटा आते हैं, जो पानी के जो वेव्स आते हैं, वो जब शरीर पर उनके बूंदे गिरते हैं तो वो किस ऑफ द स्प्रे, वो बहुत अद्भुत होता है। और आगे जाके जो फिशरमैन है उनको उस तट तक जाना है जहाँ पर स्काई और जो समंदर है वो एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उस प्लेस तक जाना है और अपना काम पूरा, अपने काम को अंजाम देना है। तो ये थी इंटरेस्टिंग पोएम द कोरोमंडल फिशर। तो सरोजिनी नायडू जी ने यहाँ पर कोरोमंडल फिशर में जो फिशरमैन की जो लाइफ है कोरोमंडल में, तो उसको यहाँ पे पोर्ट्रेट किया है। और इसमें कुछ फ्रीडम फाइटर के भी एक झलक दिखती है, क्योंकि वो सरोजिनी नायडू उस समय फ्रीडम फाइटर का भी काम करती थी और एक पोइटेस भी है। तो उनको पता है कि किस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमारे जो वीर है वो लड़े थे। तो यहाँ पर भी वो मोटिवेट कर रहे हैं कि राइज ब्रदर, राइज, उठो मेरे भाइयों, उठो। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर देखें तो सी जो है वो हमारी भारत माता है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि सी इज़ अवर मदर। तो सी क्या है, ये फिशरमैन की अगर माता है तो वही हमारी इंडिया, मतलब भारत हमारी माता है। और वहाँ पर वो अपनी लड़ाई कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये छोटी सी झलक दिखती है। बाकी आपको ये पोएम समझ में आए होंगे, मैं आशा करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में।